मैं बताता हूँ। प्री में जो बनता है इधर से जो आज पढ़ाया जाएगा, एक क्वेश्चन आपका यूपीजे में तो निश्चित रहता है और एपीओ में एक क्वेश्चन बनेगा और जो क्वेश्चन बनता है वह आपका टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। तो भाई सतर्क रहना है इन धाराओं से। और पिछली बार एपीओ में क्या क्वेश्चन बना था ये पहले बता दिया जाए, तब आपका और चीजें बताई जाए। देखिए यूपी एपीओ में जो क्वेश्चन बना था वह आपका देखा जाए कोरिलेट करके पहले पढ़िए। आपका कोरिलेट ये करना है। अभी हम धारा 61 शुरू करेंगे, यानी कि धारा 59 और 61 कोरिलेट करके पढ़िएगा। इसी से क्वेश्चन आपका बना था। देखिए कैसे क्वेश्चन था मॉडल। 59 में आपको बताया गया था कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु के सिवाय सभी तथ्यों को किस साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा? मौखिक। यानी कि धारा 59। अब देखिए क्या क्वेश्चन बना था आपका मॉडल कि किसकी अंतर वस्तु को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। इसने दिया था दस्तावेजों की अंतर वस्तु, दूसरा दिया था इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर वस्तु। दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या माने नहीं वाला खतरनाक क्वेश्चन आजकल बिहार भी बना रहा है, सतर्क रहना। यानी कि इसका मतलब फिर एक बार देखिए सीधे भाषा में नकारात्मक में हमने बताया कि जो दस्तावेज की अंतर वस्तु है, अंतर वस्तु मतलब कि जो दस्तावेज के अंदर बातें लिखी गई या जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में बातें लिखी गई हैं उनको साबित केवल और केवल दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा किया जाएगा, न कि मौखिक साक्ष्य द्वारा। और इसके अलावा जितनी भी बातें हैं ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। ये कौन सी धारा बताती है? तो 59। अब 61 क्या बताती है ये आपको जानना है। तो आखिर धारा 59 से याद रखिए दो बातें अलग हो गई, एक दस्तावेजों की अंतर वस्तु और एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की क्या अंतर वस्तु। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के लिए 65A और इत्यादि बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले दस्तावेज तो बता दिया जाए। आखिर दस्तावेज में जो बात कही गई है 59 कहता है कि मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जाएगा। तो तुरंत आप 61 पर आएंगे, इस पर आएंगे और ये नया क्वेश्चन बन सकता है कि दस्तावेजों की अंतर वस्तु को कैसे साबित किया जा सकेगा। तो या तो प्राइमरी एविडेंस द्वारा या सेकेंडरी, यानी कि या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या कैसे साक्ष्य द्वारा द्वितीय। और कल मैं बताया था कि जो दस्तावेज की मूल कॉपी होती है वह प्राथमिक और जो फोटो स्टेट होती है वह द्वितीय। कभी एक लाइन जाना है, ज्यादा नहीं। अब क्वेश्चन ये बन सकता है, देखिए मॉडल नया मॉडल जो यूपीएससी ने बना भी रखा था मैं बताया। अब नया मॉडल कि दस्तावेज की अंतर वस्तु को कैसे साबित किया जाएगा। ऑप्शन दे देगा प्राथमिक साक्ष्य द्वारा, फिर देगा द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मारेंगे? दोनों। कौन सी धारा में ये कहा गया है? अब चूंकि दस्तावेज की अंतर वस्तु को प्राथमिक और द्वितीयक दोनों द्वारा साबित किया जा सकेगा, तो प्राथमिक साक्ष्य क्या होता है और द्वितीयक साक्ष्य क्या होता है, यही आपका क्वेश्चन लगातार बनता है। प्राथमिक साक्ष्य के लिए धारा 62 पढ़ेंगे, धारा 64 पढ़ेंगे और द्वितीयक साक्ष्य के लिए धारा 63, धारा 65 और धारा 66। क्योंकि 66 अभी छोड़ सकते हैं आप, बाद में देखा जाएगा। लेकिन तो
कम से कम 2 को कवर करिए। पिछली बार यूपी एक देखिए आपका। अब यहाँ से भी आपको क्वेश्चन भाई पहले 2 सेक्शन अब रट्टा मारना है। यूपी जो है प्राथमिक, फिर एक बार मैं कल दोहराया था, फिर दोहरा तब सेक्शन 62 शुरू किया जाए। प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो आपका जवाब रहेगा 62। प्राथमिक साक्ष्य की धारा के तहत न्यायालय में पेश किया जाता है तो 64। रटे रहिए कि धारा के तहत 64। अब यहाँ से आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी देखना है। द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो 63 में। और द्वितीयक साक्ष्य पेश किया जाएगा किस धारा में? 65। यानी कि 62 से किसको कोरिलेट करेंगे? 63 को। और 64 नहीं, 63 को और 64 से किसको कोरिलेट करेंगे? 65। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, ये गलती ज्यादा होती है। धारा 62 में प्राथमिक साक्ष्य की परिभाषा, तो 63 में द्वितीयक साक्ष्य की परिभाषा। धारा 64 प्राथमिक साक्ष्य पेश करिए, तो धारा 65 में कौन सा साक्ष्य पेश करिए? अब अगला क्वेश्चन आइए पहले, उसके बाद आपका समझा जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये बनता है आपका, ध्यान से आपको यहाँ भी नया क्वेश्चन बन सकता है। कितनी प्रकार के तथ्यों को द्वितीयक साक्ष्य माना गया? तो जब हम धारा 63 बताएंगे तो जो 5 प्रकार मिलेंगे और 5 प्रकार के तथ्यों को ही द्वितीयक साक्ष्य माना गया। ये क्वेश्चन नया बन सकता है कि द्वितीयक कितने प्रकार की बातों को सेकेंडरी एविडेंस माना गया है? तो कितने प्रकार की? 5। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी दशाएं हैं जिनमें कि द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो दे देगा 2, 3, 4 और 7। तो कितनी दशाएं? 7। यानी कि द्वितीयक साक्ष्य कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और कितनी दशा? अंदर आके बैठे भाई, बाद में बात होगी। अंदर भेज दीजिए, बैठना तो बैठिए पढ़िए। ये संभव नहीं भाई बीच बीच में आपका जाकर बात करना। आकर बैठ कर पढ़िए ना, या नंबर दे दीजिए भाई, बैठ कर पढ़िए। देखिए भैया, आपका धारा 63 में 5 प्रकार के साक्ष्य को द्वितीयक साक्ष्य माना गया है। और धारा 65 याद रखना है, 7 कंडीशन में, 7 दशाओं में आप द्वितीयक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि सेकेंडरी एविडेंस अधिकार के रूप में नहीं प्रस्तुत करेंगे। आपको 7 दशा में से कोई एक दशा न्यायालय में पहले क्या करनी पड़ेगी? 7। इसी के साथ यूपी एपीओ मेंस में भी पूछा गया था, जब भी हम धारा 65 पढ़ाएंगे तो एक एविडेंस की धारा कम से कम कौन पढ़ लीजिएगा? 104 बताएंगे। आइए प्राथमिक साक्ष्य को भाई परिभाषित किया जाए कि आखिर किसे मूल प्रति माना जाएगा या प्राथमिक साक्ष्य किसे माना जाएगा? तो 61 देखिए, और कौन कौन सी धाराएं इनसे कोरिलेट होंगी? 62 और कौन कौन सी धाराएं कोरिलेट होंगी वो भी आपको जानना। अच्छे समझिए, कठिन है भाई, मैं फिर बता दूं। आपका कठिन काम है ये, मैंने 66 तक बताना और समझना भी कठिन है। इसके बाद तो एक दिन में 20-25 धारा निपट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 90 तक निपटाने में कोई समस्या ही नहीं है।
बस एक धारा समय लेगी 74, उसके बाद कोई धारा समय नहीं लेगी। फिर 91 92 ये निपट जाएगा, उसके बाद तो एविडेंस अपने आप समाप्त हो जाता है। लेकिन ये धाराएं थोड़ा 1-2 दिन समय लेंगे। देखिए अच्छे से शब्दशः देखिए आपका धारा 62 प्राथमिकता, जहाँ की कोई देखिए भाई आपका प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई दस्तावेज स्वयं पेश कर दी जाती है न्यायालय के निरीक्षण के लिए, उस दस्तावेज को प्राइमरी एविडेंस कहा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब मूल कापी ही यानी कि ओरिजिनल कापी ही कहाँ पेश कर दी गई, कहाँ पेश कर दिया गया न्यायालय में, तो उस ओरिजिनल कापी को हम मूल दस्तावेज या प्राथमिक दस्तावेज माने। जैसे कि हम बोल रहे हैं और आप लोग कापी पर लिख रहे हैं, अगर कहीं विवाद उत्पन्न होता है और जिस कापी पर आप लोग लिख रहे हैं वही कापी आपने क्या कर दिया, प्रस्तुत कर दिया, तो बताइए स्वयं आपने दस्तावेज प्रस्तुत किया कि फोटो स्टेट का स्वयं कापी, तो एक ऐसा साक्ष्य होगी मूल यानी कि प्राप्त। तो यानी कि अब आइए इसके बाद 2 स्पष्टीकरण दिया गया है। पहला स्पष्टीकरण से आपका झारखंड जे में और बिहार में भी क्वेश्चन बन चुका है, गलत ना हो मैं फिर बता दूं। और इसको जब भी स्पष्टीकरण को पढ़िए आप, मैं बता दूं कि कोरिलेट करके पढ़ना है, और वह जो कोरिलेशन पढ़ना है आपका 91। ये भी झारखंड और बिहार 2 क्वेश्चन यहाँ एक्टिव होंगे, यानी कि आपका धारा 62 का स्पष्टीकरण 1 और इसी के साथ धारा 91। देखिए 91 का कौन है, नहीं स्पष्टीकरण है कि परत 2 है। एक बार देखिए एक बार कई प्रतियों नहीं गलत ना होना, क्योंकि एक बार गलत हो जाएगा तो वही दिमाग में आपके बैठा रहेगा, तो देख लिया जाए डायरेक्ट है। यह स्पष्टीकरण आपका भाई देखिए 3 है, स्पष्टीकरण भाई 2 है, सही कर स्पष्टीकरण 2। देखिए भाई आपका एक धारा 91 का स्पष्टीकरण कौन 2, इसको एक साथ आप पढ़िएगा, मैं फिर बता दूं, एक साथ आपको पढ़ना है। धारा 62 का आपका स्पष्टीकरण 1 और धारा 91 का स्पष्टीकरण। यहाँ से आपका कई बार क्वेश्चन बना है, गलती होने का पूरा चांस रहता है। देखिए आपका डायरेक्ट भाषा पर, जहाँ की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, वहाँ हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल कापी है यानी कि जो ओरिजिनल कापी है वह कई प्रतियों में बनाई गई और सब में एक ही बात लिखी गई है, तो ऐसा कैसे संभव है, वही आपका संभव दिखाना है। देखिए कभी कभी ये होता है कि संविदा का प्रत्येक पक्षकार ये चाहता है कि हमारे पास मूल कापी है, फोटो स्टेट कापी न रहे। तो ऐसी दशा में होता क्या है कि दस्तावेज एक ही है, लेकिन उसकी मूल कापी कई प्रतियों में बना दी जाती है। इसमें भी वही बात लिखी जाती है, इसमें भी वही बात लिखी जाती है। सभी लोग सब पर साइन भी करते हैं, तो सभी कापियाँ क्या है मूल, भाई एक से अधिक प्रतियों में बन गई, यानी कि जहाँ की मूल
जहाँ की कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है, यानी कि ये भी मूल, यहाँ भी निष्पादन सेम बात कहाँ लिखी गई है, इसमें भी, और सेम बात तीसरे में भी। तो ये तीनों क्या माने जाएंगे? प्राथमिक की द्वितीय प्राथमिक। अब समस्या देखिए 91 के स्पष्टीकरण 2 से आपको उठानी है, और बिहार, यूपी, झारखंड हर एक राज्य पूछा है। ये गलत ना हो किसी बिहार में टेक्निकल पूछे। अगर मूल कई प्रतियों में निष्पादित है तो कम से कम न्यायालय में कितनी प्रतियां पेश की जाएंगी? 1, 2, सभी, इनमें से कोई नहीं। तो कितनी प्रतियां? 1। रट कर जाएगा कितनी? 1। कौन सी धारा बताती है? तो धारा 91 का कौन सा स्पष्टीकरण? 2। तो जब भी धारा 62 का पहला स्पष्टीकरण पढ़िए, 91 का कौन सा स्पष्टीकरण, यही कोरिलेट करके अच्छे से जानिए। देखिए भाई, इसके बाद स्पष्टीकरण 1 में और बातें कही गई हैं। देखिए टेक्निकल, जहाँ की कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित है, वहाँ हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया है प्राथमिक साक्ष्य है। अब इसको और अच्छे से समझना, यहाँ से यहीं से आपका गलती होता है। मैं फिर बता दूं, जो गलती लोग करके आते हैं यहीं से करते हैं। और स्पष्ट समझिए, आपका एक उदाहरण, अब एक आपका चेक का उदाहरण, पहले निष्पादन समझिए भाई, तब तो आपका बताया जाए। निष्पादन का मतलब क्या हुआ? निष्पादन का मतलब ये हुआ कि उस दस्तावेज पर या तो वह क्या किया है, हस्ताक्षर या अपना अंगूठा चिन्ह लगाया। तो ऐसी दशा में आप चेक का उदाहरण लीजिए। चेक का मुख्य पृष्ठ होता है और आपका पिछला भाग भी होता है। तो बताइए, चेक के आगे वाले भाग पर किसका हस्ताक्षर होता है? जो चेक जारी करता है। तो ए ने चेक जारी किया और चेक के मुख्य पृष्ठ पर क्या कर दिया? हस्ताक्षर। अब जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला आपसे चेक के पिछले हिस्से में क्या कराता है? हस्ताक्षर। तो ये हम कौन बना ले? बी। अब बताइए आप लोग को, चेक के कुछ भाग पर ए ने साइन किया और कुछ भाग पर किसने किया? बी। तो जो पक्षकार चेक के जितने भाग पर साइन किया है, यानी कि साइन किया मतलब लीगल भाषा में उसका निष्पादन किया है, उतना भाग उस पक्षकार के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य माना जाए। तो अभी इस उदाहरण में आप बताइए, ये चेक का मुख्य पृष्ठ है, जो पहला यानी ऊपर का भाग है, वह ए ने साइन किया है। तो ए के विरुद्ध वह कैसा भाग माना जाएगा, यानी कैसा साक्ष्य माना जाएगा? प्राथमिक माना जाएगा, ये द्वितीयक माना जाएगा? प्राथमिक। क्यों? क्योंकि ए ने चेक के मुख्य पृष्ठ पर क्या किया है? साइन। अब यही समस्या आती है, किस भाग पर ए ने साइन नहीं किया है? पिछले भाग पर। तो ए के विरुद्ध चेक का पिछला हिस्सा कैसा साक्ष्य माना जाएगा? द्वितीय। प्राथमिक नहीं, क्योंकि पिछले भाग का निष्पादन ए ने नहीं किया। अब बी पर आ जाइए। बी के विरुद्ध चेक का पिछला हिस्सा कैसा माने साक्ष्य माना जाएगा? प्राथमिक के द्वितीय। तो जितने भाग पर साइन किया वह उसके विरुद्ध कैसा साक्ष्य? प्राथमिक। और जितने पर साइन नहीं किया वह उसके विरुद्ध कैसा साक्ष्य? द्वितीय। तो बी के विरुद्ध चेक का पिछला हिस्सा प्राथमिक साक्ष्य और आगे साइन नहीं किया तो अगला हिस्सा कौन सा साक्ष्य? द्वितीय। ये जरूर याद रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पक्ष अगर दस्तावेज है
और दस्तावेज के जितने भाग पर जो पक्षकार जितने भाग का निष्पादन किया है उतना भाग उसके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य और जितने भाग का निष्पादन नहीं किया वह भाग उसके विरुद्ध उतना भाग क्या है द्वितीय। एक दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा जो उदाहरण आपका दिया जा रहा है वह कह सकते हैं पट्टे का उदाहरण हम देते हैं। पट्टा एक ऐसा संव्यवहार है जहाँ की दोनों पक्षकारों द्वारा अपनी ओर से डॉक्यूमेंट निष्पादित किए जाते हैं, अर्थात पट्टाकर्ता भी करता है और पट्टा ग्रहीता। तो ये अपना एक दस्तावेज बनाया और इस पर क्या कर दिया हस्ताक्षर, और बी ने अपना दस्तावेज बनाया और इस पर क्या कर दिया हस्ताक्षर। तो अब आप लोग बताइए तो ये जो ये भाग है यह ए ने इसको निष्पादित किया, हस्ताक्षर या माने मोहर आपका उठा उसी को निष्पादित कहा जाता है। ए ने इस दस्तावेज को निष्पादित किया तो ये दस्तावेज ए के विरुद्ध कैसा साक्ष्य होगा प्राप्त। तो क्या बी ने भी इस दस्तावेज पर साइन किया है नहीं, तो ये दस्तावेज बी के विरुद्ध पूछे तो क्या द्वितीय। फिर इस पर आ जाइए, इस पर किसने साइन किया बी, तो बी के विरुद्ध कैसा साक्ष्य और ए के विरुद्ध। तो यही आपको समझना है। आपका स्पष्टीकरण 1 के पैराग्राफ 2 में ये बात बताई है। तीसरा उदाहरण देखा जाए। तीसरा उदाहरण आपको देखना है, एक ही दस्तावेज बना और ए तथा बी के बीच संविदा हुई। ए ने भी इस पर साइन किया और बी ने भी साइन किया। तो अब आप लोग दिमाग लगाइए, दोनों पक्षकारों ने इसको पूरे को निष्पादित किया है कि एक दोनों। तो ये दोनों के विरुद्ध कैसे साक्ष्य होंगे प्राथमिक। दोनों के विरुद्ध कैसा साक्ष्य प्राथमिक होगा। अब कोई समस्या तो बताइए भाई, नहीं तो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आपका ये काफी आगे भी 63 में भी ये नियम बताया जाएगा। तो ये आपका ज्यादा पूछा जाता है काउंटर पार्ट में या प्रतिलेख में या काउंटर पार्ट में दस्तावेज है तो क्या उसका प्रभाव होगा। देखिए स्पष्टीकरण 2 देखिए भाई, जहाँ की अनेक दस्तावेजें एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहाँ उनमें से हर एक शेष सब की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किंतु जहाँ की वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं, वहाँ वे मूल की अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है। यानी कि मूल से तुलना करने पर सदैव वह कैसा साक्ष्य माने जाएंगे द्वितीय। तो आइए एक उदाहरण अच्छा लिया जाए ताकि सबको आए भाई। देखिए आपका ए ने मान लीजिए समाचार पत्र में प्रकाशन कराने के लिए एक लेटर लिखा, यानी कि एक लेटर ए ने लिखा, इसको लिखा संपादक के नाम, लिखते रहते हैं लोग, संपादक के नाम लेटर लिखा और संपादक ने अपने अखबार में उन लेटरों को क्या किया छाप दिया और अखबार छपवा दिया जाए। कम से कम आपका माने 1 2 3 4 प्रति में ही छपवा जाए। कितने प्रतियों में, वैसे हजारों में छपता है, लेकिन वहाँ उदाहरण आपका 4 तक ही सीमित रखा। अब ध्यान से आपको समझना, पहले तो अब आइए मूल कापी कौन इसमें मानी जाए बताइए। लेटर के अखबार में जो छपा है लेटर, फिर एक बार याद रखिए, सही बता रहे भाई लोग, इसमें जो मूल कापी है वह लेटर है जो ए ने लिख कर क्या किया संपादक को भेज। अगर इस मूल कापी से और इन जो एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा छापा गया है अखबार, अगर मूल से इसकी तुलना की जाए तो लास्ट लाइन से हम उठा रहे हैं डायरेक्ट,
तो ऐसी दशा में ये मूल का प्राथमिक साक्ष्य नहीं होगी, यानी कि मूल से तुलना किया जाए तो वह लेटर मूल कापी यानी कि प्राथमिक साक्ष्य हो गया, और ये चारों अखबार क्या हो गए, द्वितीय। इसमें कोई दिक्कत हो तो भाई बताते रहे नए लोग, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। अब लेटर को हटा दीजिए, मूल कापी को क्या करिए, हटा दीजिए, और मैंने अखबार छपा, 4 प्रतियों में छपा, तो इनका आपस में रिलेशन देखना है। तो इनका आपस में रिलेशन क्या होगा, तो कानून ये कहता है कि अगर एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा कई प्रतियां छापी गई हैं, तो ऐसी दशा में प्रत्येक प्रति अन्य की मूल कापी हो, और अन्य क्या होगी, द्वितीय। लेकिन ये कब, जबकि किसमें इसको ऐड किया जाए, इन्हीं में, मूल से तुलना नहीं। यानी कि यहाँ आपका पहली कापी हम निकालते हैं, ये प्राथमिक हो गया, और ये कापी ले लिए तो 2, 3 और 4 जो है क्रम अखबार का, वह द्वितीय। इसी प्रकार दूसरी कापी को हम ले लिए तो दूसरी अब क्या हो गई, प्राथमिक, और 1, 3, 4 क्या हो गया, द्वितीय। यानी कि इनका जो आपस का रिलेशन है, इनमें से प्रत्येक एक दूसरे की कौन सी कापी है, प्राथमिक। यानी कि अब किसको इसमें लिया जा रहा है वह देखा जाएगा, और कोई उपाय नहीं। ये आपका नियम कब लागू होगा, जब मूल से तुलना करेंगे, एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया द्वारा कापियां निकली है उससे, एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा निकली है उनमें। हाँ, ये माने एक से अधिक निकले हैं कापियां, या एक नहीं निकलेगा तब क्या मतलब है, एक निकले, एक से अधिक कापियां। इस प्रकार आपका अब अगला क्वेश्चन आइए, जो कुछ समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं उन पर देखा जाए। बेयर एक्ट समाप्त हो गया, और अब बेयर एक्ट समाप्त हो गया, लेकिन कुछ समस्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं, और वह आपका FIR से बनता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बनता है। तो बताइए FIR कितनी प्रतियों में दर्ज होती है, 3, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कितनी प्रतियों में, 2 नहीं भाई, अब आज तो ना बोलिए, 2 नहीं, 3। यही आपका इंटरव्यू में एक लोग गलत करके आ गए, तो 3 मारिएगा। तीनों कहाँ जाती है हम बता रहे हैं, अब नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे भाई, इसीलिए तो हम बैठे हैं, और किस लिए बैठे हैं। FIR पहले देखा जाए, FIR 3 प्रतियों में दर्ज होती है। अब तीनों झारखंड में पूछा भी गया था, इसमें भी कोई शक नहीं है भाई, इसी बार झारखंड में पूछा गया था। तो बताइए पहली प्रति, या हाँ तीनों प्रति, 3 प्रतियों, पहले 3 में करा दिया गया, 3 में दर्ज होती है, ये पहली प्रति हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी। तो बताइए पूछा गया था आपका झारखंड में कि FIR पर किसका हस्ताक्षर होता है, थाने का भार साधक अधिकारी, सूचनादाता, दोनों, इनमें से कोई, बताइए दोनों किसका था, हाँ, जो सूचनादाता और थाने का भार साधक, ये याद रखिए, पूछा भी गया था आपका, ये पूछा जा चुका है। अगर सूचनादाता साइन करने से इनकार करता है तो IPC की धारा 180 के तहत वह दंड का क्या होगा, कोरिलेट करते रहे, किस धारा के तहत, 180। इसके बाद आइए, अब चूंकि हाँ, अब FIR में आइए प्राथमिक द्वितीय देखा जाए। अगर तीनों प्रतियों पर थाने का भाग साधक अधिकारी और सूचनादाता का साइन है, तो तीनों प्रतियां थाने के भाग साधक अधिकारी और सूचनादाता के विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य माना जाए, क्योंकि सभी को सभी ने क्या किया है, निष्पादित। लेकिन समस्या देखिए कहाँ से पूछा जाता है, ये तो आपका हम बता दें भाई 3 प्रतियां कहाँ जाती हैं, तब एविडेंस में आ जाए। मूल जो पहली प्रति होती है वह मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाती है,
जो दूसरी प्रति होती है वह आपका सूचनादाता को तत्काल और निःशुल्क, यही सब फंसा था झारखंड, दी जा सकेगी कि दी जाएगी। दी जाएगी मतलब क्या, विवेक है कि बात? हाँ, यही शक्ति है। नहीं, एक शब्द पर क्वेश्चन गलत हो गए थे कई लोग, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन करिए थोड़ा शब्दों को पढ़ कर करिए। अब कई लोग दी जाएगी, दी जा सकेगी, जमीन आसमान का अंतर है। दी जा सकेगी मतलब कि विवेकाधिकार, और दी जाएगी मतलब कि देने के लिए थाने का वारसादक अधिकारी क्या है? तो दी जाएगी कि दी जा सकेगी? तो दी जाएगी तो दूसरी काफी तत्काल और निःशुल्क मिल गई, जो FIR दर्ज कराया है कि सूचना दाता। और तीसरी काफी थाने के रिकॉर्ड का भाग होगी और हस्ते रखी जाएगी। और धारा 74 एविडेंस में ये कैसा दस्तावेज माना जाएगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट, लोक दस्तावेज। तो ये 3 कापियां कहाँ जाती हैं ये बताएं। अब जो एविडेंस में आपका समस्या बनी है वो देखा जाए। कि देखिए अब तो कंप्यूटर से भाई आपका टाइप होके निकल रहा है, पहले ऐसा नहीं था, कार्बन कापी से निकलता था। तो मान लीजिए कार्बन लगाया गया और मूल कापी पर लिखा गया पहले पर हाथ से, और कार्बन से दूसरी और तीसरी पर उतरा, और ऊपर ही पहली पर साइन कर दिया गया, और वही साइन दूसरी और तीसरी पर हूबहू उतर। तो ऐसी दशा में आपका न्यायालय ने कहा कि चूंकि दूसरी और तीसरी कापी पर मैंने अलग से साइन नहीं किया गया है, अतः यह प्राथमिक साक्ष्य न मानकर द्वितीयक माना जाएगा, क्योंकि का मूल साइन किया गया पहले पर और कार्बन कापी से वही साइन किस पर उतर गई है? दूसरे और तीसरे। तो दूसरी और तीसरी कापी को प्राथमिक साक्ष्य नहीं माना गया, ये कौन सा साक्ष्य माना गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि FIR की तीनों कापियां प्राथमिक साक्ष्य हो तो तीनों पर पृथक पृथक साइन करना हो, यानी कि पहली कापी पर किया जाएगा, फिर दूसरी कापी पर अलग से, और फिर तीसरी पर भी क्या अलग से। कार्बन से उतरने से आपका काम नहीं चलेगा। सेम नियम पोस्टमार्टम में भी होता है। पोस्टमार्टम 3 प्रतियों में बनाया जाता है, सेम नियम लागू होगा, बस हमें ये बता देना है कि तीनों प्रतियां कहाँ कहाँ जाती हैं। तो आपका पहली प्रति मैंने आपका कह सकते हैं कि भाई ये आपका जो पहली प्रति अस्पताल में रहेगी, दूसरी प्रति जो पुलिस वाला मैंने पोस्टमार्टम के लिए लाश को लाया था उसको दी जाएगी, और तीसरी कापी उस जिले के SP को भेजी जाएगी। याद रखिए किसको दी जाती है? जो आया है लेकर लाश को, और एक SP को, और एक कहाँ रहती है आपका रिकॉर्ड में, अस्पताल के रिकॉर्ड में रहती है हमेशा, ये नहीं तो उसको नष्ट कर दीजिए। तो इस प्रकार आपका ये बताया गया, यानी कि ये भी आपका क्वेश्चन समस्यात्मक बनता है। अब तुरंत धारा 64 पर आ जाइए। धारा 64 देखिए, अगर कोई दस्तावेज प्राथमिक साक्ष्य है तो ऐसी दशा में उसका नियम क्या है? नियम समझिए। प्राथमिक साक्ष्य अधिकार के रूप में पेश किया जाता है। प्राथमिक साक्ष्य पेश करने के लिए किसी को कोई सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी याद रखिए। सबसे पहले क्योंकि प्राथमिक साक्ष्य मूल कापी होती है, इसे सर्वोत्तम प्रकार का साक्ष्य माना जाता है। तो अगर उपलब्ध है तो सबसे पहले कौन सी कापी पेश की जानी चाहिए? प्राथमिक। अगर प्राथमिक हो गया, नष्ट हो गया, जल गया, भूकंप में गिर गया, मकान तहस नहस हो गया, बाढ़ ही आ गई, बह गया, तब वो अलग बात है कि दूसरे दीजिए, यानी अधिकार के रूप में कौन सी कापी न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे? प्राथमिक की द्वितीयक।
तो पहले कौन प्रयास करेंगे? अब प्राथमिक न मिले तो प्राथमिक कापी पेश की धारा में किया जाता है। देखिए 64 सही बता रहे हैं लोग, एक लाइन का सुधारा है। देखिए, दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाए। दस्तावेज एक तस्मीर पश्चात, एक तस्मीर पश्चात का मतलब नायक बेरन पर लिखिए, एक तस्मीर पश्चात का मतलब इस धारा के बाद। नायक लिखिए तस्मीर पश्चात मतलब क्या? इस धारा के बाद। देखिए एक ही लाइन तो है, एक ही लाइन में समाप्त हो जाएगा। दस्तावेज के तस्मीर पश्चात वर्णित अवस्थाओं के सिवाय प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होगी। हो सकेगी नहीं, क्या लिखा है? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक धारा 65 की दशाएं विद्यमान न हो तब तक आप धारा 64 ये कहती हैं कि न्यायालय में आप जब प्रस्तुत करेंगे मैंने दस्तावेज को, तो द्वितीय कापी नहीं बल्कि मूल कापी यानी कि प्राथमिक साक्ष्य ही प्रस्तुत करें। द्वितीय साक्ष्य केवल और केवल तब प्रस्तुत किया जा सकता है जब एक तस्मीर पश्चात वर्णित यानी कि धारा 64 के बाद वर्णित दशाएं मौजूद हो। तो द्वितीय साक्ष्य की दशाएं मैं बताया था और किस धारा में बताया था? 65 में कितनी दशा? अब रखिए 7। ये 7 दशा साबित करनी पड़ेगी, प्राथमिक साक्ष्य के लिए नहीं, ये किसके लिए? 7 बताया जाएगा। इस प्रकार धारा 64 भी क्या हो गई? समाप्त। अब आइए द्वितीय साक्ष्य देखा जाए। द्वितीय साक्ष्य निकृष्ट साक्ष्य भी कहा जाता है। द्वितीय साक्ष्य की परिभाषा धारा 63 में दी गई है और 5 प्रकार के साक्ष्यों को क्या माना गया है? तो भाई बताया गया था शुरुआती दौर में कितने प्रकार के साक्ष्यों को द्वितीय साक्ष्य माना गया है? 5 प्रकार के। अब वही पांचों अच्छे से तैयार रखना है और धारा 61 जो चेक का नियम बताया था वह भी नियम दिमाग में स्थिर बैठा लेना। देखिए धारा 63 देखिए भाई, द्वितीय साक्ष्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परिभाषा है ये पूर्ण है और इसमें अन्य बातों को ऐड नहीं किया जाएगा। देखिए जब भी ये शब्द आए कि इससे अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आता है, यानी ये परिभाषा अपने आप में क्या है? पूर्ण। सभी बातों को द्वितीय साक्ष्य की परिभाषा में कौन कौन द्वितीय साक्ष्य होंगे सबको ये समाहित करती है। इसमें एक पॉइंट अब तक आयोग नहीं बनाया है और वही अटैक कर सकता है 63 का क्लास 5। तो पहले क्लास में शुरू किया जाए। आखिर द्वितीय साक्ष्य कौन कहलाएगा? तो पहला देखिए भाई, ये तस्मीर पश्चात, फिर आते हैं तस्मीर पश्चात मतलब क्या हुआ? इसके बाद ये तस्मीर पश्चात अंतर्विक्त उपबंधों के अधीन दी गई प्रमाणित प्रति, यानी कि जितनी सर्टिफाइड कापी या प्रमाणित प्रति होती हैं वे सभी प्रमाणित प्रतियां द्वितीय साक्ष्य मानी जाएगी कि प्राथमिक? बताइए तो द्वितीय। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जितनी प्रमाणित प्रतियां आप प्राप्त करते हैं वह प्राथमिक साक्ष्य नहीं होती बल्कि क्या होती है? तो जैसे कि उदाहरण के रूप में आपने सूचना के अधिकार के तहत आयोग से कापी मांगी, तो बताइए आयोग ने आपकी कापी जिराक्स करके और प्रमाणित करके मुद्रा मार कर भेज दी। तो जो आपके प्रमाणित प्रति आई है आयोग द्वारा वह प्राथमिक साक्ष्य होगी कि द्वितीय साक्ष्य होगी। न्यायालय ने निर्णय दिया, अपने दस्तावेज में लिखा
कलर तो उसी को उतार कर मुद्रा उद्रा मार कर आपको क्या किया, दे दिया, तो वह द्वितीयक साक्ष्य हुआ कि प्राथमिक द्वितीयक। यानी कि जितनी प्रमाणित प्रतियां होती हैं वह प्राथमिक नहीं बल्कि क्या है। देखिए, सूचना के अधिकार के तहत जितने आपको दस्तावेज मिलते हैं वो आपका माने प्रमाणित प्रतियां होती हैं और वह प्राथमिक साक्ष्य नहीं होते, बल्कि कौन से साक्ष्य होते हैं, मूल कापी नहीं मिलती। आयोग क्या मूल कापी देता है आपको? नहीं। कैसा कापी देता है? फोटो स्टेट करा के मुद्रा मार के साइन करके दे। तो जितनी प्रमाणित प्रतियां, बस एक लाइन में, कैसा सा प्रमाणित प्रति दिलवाइए भाई। देखिए, आपका इसके लिए 74 पढ़ना पड़ेगा, 76 पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 2 धाराएं जरूर याद है। धारा 74 में लोक दस्तावेज परिभाषित है और लोक दस्तावेज की मूल कापी आपको नहीं मिलेगी। धारा 76 में आपका कैसी कापी मिलेगी? प्रमाणित। तो जो धारा 76 में प्रमाणित कापी मिल रही है, अब बताइए वह प्रमाणित कापी प्राथमिक साक्ष्य होगा कि द्वितीयक? द्वितीयक, प्राथमिक नहीं। दूसरा देखिए भाई, दूसरे में थोड़ा दिक्कत है। देखिए, मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं बनाई गई प्रतियां और ऐसे प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां। देखिए, आपका मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं बनाई गई प्रतियां। यही आपका सतर्क रहना है। यानी कि जो प्रति निकली है, ध्यान समझिए, वह कैसे निकली है? यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा। यानी कि इसका मतलब हुआ इंजीनियरिंग की प्रक्रिया द्वारा, टेक्निकल प्रक्रिया द्वारा। तो 2-3 उदाहरण बताइए जहाँ की टेक्निकल प्रक्रिया द्वारा फोटो स्टेट हो गया आपका। इनकी सबसे अच्छा उदाहरण जिराक्स हो गया। और जिराक्स में जो मूल कापी आप जिराक्स कराते हैं, क्या मशीन 2 लिखा है तो 3 लिख कर निकालेगी कि 2 ही लिखेगी? अब बताइए, जैसे कि आप भाई प्रिंटर में निकालते हैं या आप जिराक्स कराने गए, तो आप खुद बताइए, आप जिराक्स कराने जाते हैं तो जो कापी जिराक्स निकलती है या फोटो के, या 2 लिखा है तो 3 वो निकाल देगी? अंक 2 लिखा है तो 3 निकाल देगी? नहीं, वह भी 2 ही निकालेगी। यानी कि अगर मूल कापी में 2 लिखा है तो फोटो स्टेट में भी कितना आएगा? 2। अगर मूल कापी में हाई स्कूल लिखा है या हाई स्कूल, तो फोटो स्टेट में आपका ही क्या आएगा? दूसरा नहीं। यानी कि कुल मिलाकर ये नियम बना कि अगर यांत्रिक प्रक्रिया से प्रति निकाली जा रही और यांत्रिक प्रक्रिया ऐसी है जो प्रति की शुद्धता को क्या करती है? सुनिश्चित। अशुद्धता नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है और गलत करके लोग आते हैं, इसमें शक नहीं। यानी कि यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा आपका प्रति निकाली गई और यांत्रिक प्रक्रिया ऐसी है जिसमें कोई गलती की संभावना। तो जो प्रति निकली है, वह जो प्रति होगी वह आपका कह सकते हैं कि द्वितीयक साक्ष्य मानी जाए। जैसे कि एक उदाहरण देख लिया जाए, मान लीजिए कहीं आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाना है, तुरंत आप मूल कापी लिए और फोटो स्टेट की दुकान पर गए, जिराक्स कराए और उसी जिराक्स को नकदी करके भेज दिए, तो अब बताइए यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा कापी निकली कि नहीं निकली? यांत्रिक प्रक्रिया क्या शुद्ध है, क्या शुद्ध, क्या संभावना है कि गलत निकाल दे? नहीं। और शुद्ध है तो जो प्रति निकली है वह प्रति
प्राथमिक तो नहीं होगी, क्योंकि मूल कापी तो आपके पास है, वह प्रति कैसी होगी। लेकिन जो सतर्क रहना है यही आपको रहना है। देखिए कभी काल ये होता है कि यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा आपका प्रति निकलती है, लेकिन यांत्रिक प्रक्रिया में शुद्धता की क्या होती है। तो ऐसी दशा में फिर देखें और क्या कहा गया, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसे प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां। यानी कि अगर फिर एक बार देखिए, आपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की क्या निकाली, प्रति, ध्यान समझिए, और अब मूल कॉपी से आप फोटो स्टेट नहीं करा रहे हैं, लेकिन जो ये प्रति निकली है इसका आपने क्या कराया, फोटो। तो जो प्रति से फोटो स्टेट निकलेगा उसे प्रतिलिपि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, प्रति। फिर एक बार भाई नए लोग समझे, कठिन है। मूल कॉपी हाई स्कूल की आप लेकर गए, उससे एक कॉपी कराए तो वह प्रति हो गई। अब मूल कॉपी हटा दिए और जो प्रति निकली है उसी को आपने दे दिया इस फोटो कॉपी से, और फोटो कॉपी क्या करिए, निकालिए। तो ये जो प्रति से जो अन्य कॉपियां निकल रही हैं, कानून उसको क्या कहता है, प्रति। अब ये जो प्रतिलिपि है क्या मूल से निकली है कि प्रति से, बताते रहिए। प्रति, मूल से निकले हैं कि प्रति से, और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा निकली है। और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा में ये है कि प्रति जिस यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा निकली थी उसमें शुद्धता सुनिश्चित। तो ये प्रतिलिपि, सतर्क रहना है, ऐसे ही अब द्वितीयक साक्ष्य नहीं हो जाए। ये प्रतिलिपि तभी द्वितीयक साक्ष्य होगी। अब यही क्वेश्चन गलत होता है, और 2 बार मैं बता रहा हूँ, भाई आगे गलती न हो। चाहते हैं कि बिहार फतह किया जाए, वैसे भी भाई ये में कोचिंग के लोग फतह कर हो चुके हैं, आपका बिहार बाकी है। तो ये में अच्छा क्वेश्चन करके आए हैं, और ज़्यादा लोग यानी कि 200-300 लोग यहीं के मेंस देंगे। अब ये है कि बिहार में भाई ज़्यादा लोग दें मेंस, ये प्रयास किया जा रहा है। तो फिर एक बार इस पर आ जाइए। ये प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य तभी मानी जाएगी जब इसका मिलान किया गया हो, इसकी तुलना की गई हो, किससे, प्रति से। अब यही गलती होगी, मूल से तुलना आवश्यक है कि प्रति से, प्रति से, मूल से ना करा दीजिएगा। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, ये प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य तब मानी जाएगी जब किससे तुलना कर ली गई हो, किससे मिलान हुआ हो, प्रति से कि मूल से, प्रति से। यानी कि लेकिन ये कब, ये भी सतर्क रहना है, जब जो प्रति निकली है वह यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा निकली हो, और यांत्रिक प्रक्रिया बिल्कुल क्या हो, शुद्ध, उसमें अनिश्चितता नहीं है, यानी कि उसकी शुद्धता स्वयं में क्या हो, सुनिश्चित। पर जिसको न समझ में आया वो बताए, नहीं तो आगे बढ़ाए। जिसको न 2 बार में बताया, आराम से बताया जा रहा है, क्योंकि धारा 66 तक थोड़ा आराम से ही चलेगा, क्योंकि यहाँ से टेक्निकल। अब आइए आपका तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट के लिए पहले आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए जब ये फोटो स्टेट मैंने मशीन नहीं थी तो क्या होता था, यानी कि जब मोबाइल नहीं था तो क्या होता था, बताइए। मोबाइल नहीं था तो क्या होता था, क्या बातचीत नहीं होती थी, तो होती थी तो क्या भेजा जाता था, लेटर, बम नहीं, लेटर भेजा जाता था, बम भी कहा जा सकता है। लेटर बाजी होती थी और आपका तार से बात होती थी, और तार आ जाता था तो बहुत खतरा रहता था, यानी कि तार अगर आ गया इसका मतलब कि आफत आ गई, आपातकाल आ गया। लेकिन अब तो मोबाइल है भाई, 1 सेकंड की बात है, घर पे पहुंच जा रही है, आपका सब जगह पहुंच जा रही है।
एक सेकंड की बात। तो सतर्क ये रहना है कि जब गिलास की मशीनें नहीं थी तो लोग कैसे कापी बनाते थे। देखिए कैसे बनाते थे भाई, हाई स्कूल का मूल कापी ले लेते थे, ये मूल कापी हो, और एक सादा पन्ना लेते थे। क्या लेते थे? सादा पन्ना, और जो मूल कापी में लिखा गया था वैसे ही पहले खाना बनाते थे, उतना खाना। और उस खानों में आपका ये कबूतर खाना नहीं है। कबूतर खाने का सिद्धांत किसने दिया? चलिए ठीक है, आप तो किए लोग भाई, आप तो गए भूल गए। वीगन और थ्योरी किसने दिया? डार्क ने। और किसने नामकरण किया? मिडफील्ड नामकरण किए। तो वीगन और थ्योरी, तो ये कबूतर खाना नहीं। देखिए ध्यान, बनाते थे लोग और क्या करते थे, एक एक शब्दों को देखकर क्या करते थे, इसमें लिखते थे। तो अब आप लोग बताइए, ये मूल हुआ और ये प्रति हुआ। ये जो प्रति बनी है आपका कर सकते हैं, आपका ये जो प्रति बनी है ये इससे मिलान करके बनी है, तो ऐसी दशा में ये प्रति द्वितीयक साक्ष्य माना जाए। ये पहले होता था ऐसे, आपका पुराने लोगों से अपने मैंने पिताजी माताजी से पूछेंगे तो लोग बताएंगे। अब तो भाई नया जमाना। अब समस्या देखिए, यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, अब समस्या कहाँ है। अब एक व्यक्ति इससे देखकर क्या किया, फिर एक कापी बना लिया, यानी कि इसको देखा एक प्रति को, और प्रति से देखकर प्रतिलिपि बना ली, और इसमें का जो लिखी हुई हाथ से बातें थी वह इसमें लिख दी। अब यही आपको अंतर जानना है, ये जो प्रतिलिपि है ऐसे बनी हुई, ये द्वितीयक साक्ष्य कब मानी जाए? ये प्रति से तुलना करने पर मानी जाएगी कि मूल से? नहीं, प्रति से नहीं, यहाँ अंतर है, यही आपको समझाना है। ये प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य तब मानी जाएगी जब इससे तुलना इसकी की जाए। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, ये प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य अब तब मानी जाएगी जब इसकी तुलना प्रति से नहीं, कैसे? मूल से की जाए। तो फिर 2 और 3 में अंतर याद रखें। यदि प्रति यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा निकली है, यांत्रिक प्रक्रिया बिल्कुल शुद्ध है, और प्रति से प्रतिलिपि निकली तो प्रति से मिलान कर लिया गया, तो प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य मानी जाए। ये किस खंड में था? तो लेकिन 3 में यांत्रिक प्रक्रिया अशुद्ध है, या हाथ से लिखा गया या अन्य तरीके से बनाया गया, और क्या बनाई गई? प्रति, और प्रति से क्या बनाई गई? प्रतिलिपि। तो ये प्रतिलिपि तभी द्वितीयक साक्ष्य मानी जाएगी जब इसकी तुलना किससे की जाए? मूल, प्रति से नहीं। और स्पष्ट रूप से ये बात किस खंड में लिखी गई है? आपका 3। देखिए भाई, मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, देखिए एक मिस कर दिया है, मूल से बनाई गई या तुलना की गई। इसीलिए लोग आपका घबरा जाते हैं कि किससे तुलना की गई, तो प्रति से नहीं, किससे? या तो मूल से ये बनी तो आपका द्वितीय, और इस प्रति से ये प्रति बनी तो ये प्रतिलिपि तभी द्वितीयक होगी जब किससे तुलना हो जाए? अब आइए चौथा खंड देखा जाए। चौथा खंड आसान है, चेक वाला उदाहरण पर आपको कवर करना। फिर से चेक वाला फिर से उदाहरण देखिए भाई। चेक के मुख्य पृष्ठ पर ए ने साइन किया और पिछले भाग पर किसने किया? बी। तो आप लोग बताइए फिर से, तब वेरिएशन बताएंगे। ए ने चेक के कितने भाग का निष्पादन किया है? आधा, यानी कि मुख्य। तो ए के विरुद्ध मुख्य पृष्ठ जो चेक का है कौन सा साक्ष्य माना जाए? प्राथमिक के द्वितीय प्राथमिक। और बी ने
चेक के कौन से भाग पर साइन किया है पिछले, तो बी के विरुद्ध चेक का पिछला भाग कौन सा साक्ष्य माना जाएगा। अब ए ने चेक के पिछले हिस्से पर साइन नहीं किया तो ए के विरुद्ध पिछला हिस्सा कैसा साक्ष्य द्वितीयक, और बी ने चेक के आगे वाले भाग पर साइन नहीं किया तो बी के विरुद्ध आपका आगे वाला भाग कौन सा साक्ष्य माना जाएगा द्वितीयक। यानी क्या भाई बैरट की भाषा भाई थोड़ा कठिन है बैरट की भाषा। देखिए उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेजों के जो प्रतिलेख हैं वह द्वितीयक साक्ष्य माने जाते। प्रतिलेख का मतलब ये होता है काउंटर पार्ट में, या इसको आपका प्रतिरूप भी लिखा गया है और मुसन्ना लिखा गया उर्दू में। मुसन्ना मुसन्ना नहीं आएगा, काउंटर पार्ट आ सकता है या प्रतिलेख आ सकता है। यही क्वेश्चन बार बार गलत लोग करके आते हैं। अगर दस्तावेज कई प्रतियों में निष्पादित है तो जिस पक्षकार ने दस्तावेज के जितने प्रतिलेख पर जितने भाग का निष्पादन किया है वह भाग उसके विरुद्ध प्राथमिक, और जितने का निष्पादन नहीं किया वह उसके विरुद्ध कैसा साक्ष्य। तो ये तो हमने 62 में भी बताया, लेकिन 63 में चूंकि द्वितीयक साक्ष्य चल रहा है तो यहाँ दूसरा आपका शब्द लिखेगा कि अगर दस्तावेज प्रतिलेख में है यानी कि काउंटर पार्ट में हिस्सों में, और जिस पक्षकार ने जितने दस्तावेज का निष्पादन नहीं किया है उतना भाग उसके विरुद्ध क्या माना जाएगा द्वितीयक। जब प्राथमिक में 62 में बताया गया द्वितीयक का नियम 63। कोई समस्या आपको आप बताइए, फिर से बताया जाएगा। ये पांचवा ये अभी नया क्वेश्चन है। जब आप 63 का खंड 5 पढ़िए तो यहीं से कोरिलेशन जबरदस्त करना है और एक क्वेश्चन बना के ही दम लेना है। पहले डीम्ड समझिए, बेरक नहीं, पहले डीम्ड समझिए। डीम्ड का मतलब होता है मानक, मानक का मतलब होता है कल्पित, कल्पित का मतलब होता है अनुमानित, अनुमानित का मतलब होता है उपधारित। क्या होता है यानी कि कल्पना कर लेना। अब वास्तव में वो चीज सही नहीं रहती, लेकिन एक कल्पना कर ली जाती है कि ये चीज सही है। जैसे कि आपका कल्पना करा दिया जाए, अगर धुआं निकल रहा है तो ये कल्पना कर ली जाती है कि आग लगी होगी, भले आग लगी हो या न। कल्पना यानी कि कुछ बातें कल्पना पर चलती हैं और कल्पना हम कराएंगे, आपका कर सकते हैं उपधारणा कराएंगे। 79 से लेकर 90 तक अनुमान लगाया जाएगा और फिर 107 से लेकर 114 तक भी हमें क्या लेकर चलना है अनुमान, अनुमान पर कुछ चीजें चलेंगी। अब समस्या ये है कि अनुमान लगाया जाए, इसी को डिम्ड कहा जाता है भाई, कल्पित डिम्ड, याद रखिए। अब आप लोग जब भी अनुमान लगाइए तो थोड़ा आपका कर सकते हैं व्यापक में देखा, पहले कोरिलेशन हो जाए तब आपका खंड 5 हम बताएंगे। सबसे पहले अनुमान 119 एविडेंस से लगाया जाए। एक करके चला, इसको लिख लीजिए तब 63 आपका कल्पना भाई डिम्ड में आ सकता है। 119 पहले देखिए, आपका पूछा भी गया था यूपीजे में, तो 2 क्वेश्चन आया था आपका। डिम्ड ओरल एविडेंस लिखना, लिखिए भाई डिम्ड 119 से लिखवा जा रहा है। डिम्ड ओरल एविडेंस या प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य,
प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य डीम्ड ओरल एविडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में वह मौखिक साक्ष्य है नहीं, लेकिन जबरदस्ती कानून उसे क्या मान लेता है, मौखिक। अब उदाहरण तो कई हैं, लेकिन मैं आपके रिकॉर्ड हो रहा है तो 3-4 उदाहरण सटीक देते, लेकिन वह है कि भाई आपका लाइन दिए हैं तो इसलिए उदाहरण जो अच्छे उदाहरण है थोड़ा, क्योंकि आपत्ति भी आ गई थी लोगों द्वारा, जैसे उदाहरण भाई सोशल मीडिया पर न दिए जाएं तो आपका बंद कर दिया गया है। लेकिन अच्छे से समझिए। अब आइए 119 में है क्या, मैं बताया भी था कल भी, फिर समझिए। अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है तो अन्य प्रकार से अपना साक्ष्य दे सकता है, चिन्ह बना दे या इशारा कर दे, यानी कि संकेत कर दे या लिख कर दे। लेकिन लिख कर देता है तो खुले न्यायालय में देगा, और लिख कर दिया तो माना क्या जाना चाहिए, दस्तावेजी। लेकिन कानून दस्तावेजी न मानकर जबरदस्ती क्या मान लेता है, मौखिक। और यही आपका यूपी और एपी में आया भी था, तो क्या मान लेता है आपका, मौखिक। इसी को हम कहते हैं डीम्ड ओरल एविडेंस, यानी कि वास्तव में जब लिख दिया तो दस्तावेज भाई कागज पर लिखा, लेकिन कानून दस्तावेजी नहीं मानता, क्या मानता है, मौखिक। तो आपका पहला हुआ डीम्ड ओरल एविडेंस कहाँ है, तो क्या मानेंगे, धारा 119। इसके बाद आइए 63 का क्लास 5। अभी तक आयोग की नजर इस पर नहीं पड़ी है, हो सकता है कि भाई पड़ जाए, क्योंकि फालतू क्वेश्चन ज्यादा याद रखना है। देखिए पहले इसको, डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, धारा अब पूछ सकता है, डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या प्रकल्पित दस्तावेजी साक्ष्य। 119 के सीधे उल्टा है, याद रखिए 119 के क्या है, सीधे उल्टा हम बताएंगे। डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या प्रकल्पित दस्तावेजी साक्ष्य, इसको हिंदी में भाई बताया गया, मानद भी आ सकता है, मानद दस्तावेजी साक्ष्य। अब बेरेट देखिए तब आप लोग बताइएगा भाई, तब हम पूछेंगे, पहले बेरेट बता दें। किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु बताया जा रहा ना कि जो दस्तावेज के अंदर क्या है लिखा, किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत। यानी कि अगर कोई दस्तावेज था और कोई व्यक्ति स्वयं अपनी आंखों से उसे क्या किया है, देखा है। अब देखा है मतलब यहाँ क्या हुआ बताइए, तो देखा मतलब कि पलट लिया कि पढ़ा, देखा मतलब क्या हुआ, पढ़ा हो कि ना पढ़ा, पढ़ा। यहाँ फिर एक बात, देखा हो मतलब कि अपनी आंखों से क्या किया हो, देखकर, यानी कि देख लिया तब नहीं, पढ़ा। यहाँ आप अटैक कर सकते हैं या जो इन्हें मौखिक साक्ष्य देने से रोका जाए, ये तो अंधे हैं, तो कहाँ से दस्तावेज पढ़ ली, इनको तो दिखाइए नहीं देता और कह रहे हैं कि मैं तो दस्तावेज क्या किया था, तो अलग बात है भाई। बताइए कि धारा में जाएगा एविडेंस में, पुराने लोग बताएं तो सही ढंग से बताइएगा। अगर ये कहा जाए कि ये तो अंधा है, ये पढ़ ही नहीं सकता और आया है साक्ष्य देने, इन दोनों में तो 36 का आंकड़ा हो गया, यानी कि दो बातें कहाँ सही हो सकता है, या तो ये अंधा होगा या क्या होगा, तो दो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। कौन सी धारा, 11 रटिया धीरे धीरे, और कोई बात नहीं, कौन सी, हाँ 11 में आ जाएगा, एक तो अंधा, लेकिन हमें वहाँ नहीं, अब मानद में आना। देखिए इसका मतलब समझिए, अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज को पढ़ा है और आकर न्यायालय में मुख से बोल रहा है कि दस्तावेज में ये बातें लिखी गई, तो
तो आप बताइए खुद ही कि अगर मुख से बोल रहा है तो मैं कल परसों ही से बता रहा हूँ कि मौखिक साक्ष्य किसे कहा जाता है। तो जब कोई साक्षी अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा क्या देता है, तो होना क्या चाहिए जब मुख से बोल रहा है मौखिक सत्य। लेकिन कानून मौखिक नहीं मानता। कानून जबरदस्ती धारा 63 के खंड 5 में क्या मान लेता है, दस्तावेज। दस्तावेजी माना गया है। तो वास्तव में ये है मौखिक, लेकिन कानून मान क्या ले रहा है, दस्तावेजी। दस्तावेजी मानिएगा, मौखिक नहीं। दस्तावेजी में प्राथमिक की द्वितीयक बताइए, क्योंकि मौखिक है और माना क्या जा रहा है, दस्तावेजी। इसीलिए इसको कहते हैं डीम्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या प्रकल्पित दस्तावेजी। अच्छे से याद रखिए, लिखिए इसको भाई, इसको लिखिए। यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज को देखा हो, अंडरलाइन करिए, पूरा चांस है 99% अटैक करने का। यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज को देखा हो, कोर्ट में लिख लीजिए पढ़ा हो, ये नहीं कि देखा हो एक नजर नहीं, देखा मतलब कोर्ट में लिखिए पढ़ा हो, और उस दस्तावेज की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक रूप से बता रहा हो, उस दस्तावेज की अंतर वस्तु के बारे में मौखिक रूप से बता रहा हो, तब यह दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा, न कि मौखिक। तब यह दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा। माना जाएगा मतलब क्या हुआ, समझा जाएगा। तब यह दस्तावेजी साक्ष्य माना जाएगा, न कि मौखिक। मौखिक नहीं माना जाएगा। ये हम नहीं मान रहे, कानून जबरदस्ती मान ले रहा है। तो ऐसी दशा में इसी को हम एक लाइन में क्या कहते हैं, प्रकल्पित दस्तावेजी साक्ष्य। लिख लीजिएगा, इसी को क्या कहा जाता है, डीम्ड डॉक्यूमेंट्री